नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में साइबर ठगी के 2 मामले, 4 लाख से अधिक की ठगी, 1.5 लाख से अधिक कीमत की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। हल्द्वानी में एबीवीपी इकाई का गठन, अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 2 डंपरों के 65,000 के चालान। रामनगर में वाहन स्वामियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। हल्द्वानी में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती। ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानों पर संपत्ति का विरोध। कॉर्बेट पार्क में फुल डे सफारी का प्रस्ताव। जयंती पर याद किए गए भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत। कलेक्ट्रेट परिसर में मनाई गई पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। रामनगर में साइबर ठगी और धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामलों में 4 लाख से अधिक की रकम हड़प ली गई है। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में बेरिया निवासी हरजिंदर पाल से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सहारनपुर के एक युवक ने 3.5 लाख रुपए की ठगी की। वहीं दूसरे मामले में श्रद्धा सिंगल के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए साइबर ठगों ने उड़ा लिए। रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आमजन से अपील की है किसी भी लालच या ऑनलाइन ऑफर के झांसे में न आए। पोर्टल पर हमें साइबर ठगी की शिकायत मिली थी, जिसके द्वारा हमारे द्वारा प्रथम जांच किया गया। जांच में सत्य पाएगी कि इन दोनों मामलों में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस संबंध में विचारणा की जाएगी। एक मामले में 1.5 लाख है और एक में 3.5 लाख के करीब की ठगी की गई है। बाकी इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत रामनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बसैया अंडरपास के पास एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 1.5 लाख से अधिक की कीमत की स्मैक बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान काशीपुर निवासी रजा अली के रूप में हुई है। उसके पास से 3.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस का कहना है यह कार्रवाई लगातार चल रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान का हिस्सा है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। पुलिस उसकी सप्लाई चेन की जांच कर रही है ताकि नशे के कारोबार से जुड़े बड़े नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। रामनगर पुलिस से लगातार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत आज चौकी पीरू मदारा द्वारा एक राजा अली जिसकी उम्र 22 साल है 3.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसकी कीमत लाखों में है और इसके संबंध में कहां से लाया था और कहां बेचने वाला था, इस संबंध में भी हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हल्द्वानी में अखिल भारतीय परिषद की नई इकाई का गठन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कुमाऊं संभाग कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम प्रसाद जुयाल और नगर अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल गौतम, विभाग संयोजक मंत्री मेखलार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर गोपाल गौतम को नगर मंत्री और नीरज बिष्ट को नगर अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं कॉलेज अध्यक्ष का दायित्व आयुष बेलवाल और मंत्री का पद विशाल रावत को सौंपा गया। एबीवीपी नेताओं ने कहा कि संगठन का उद्देश्य छात्र हितों की रक्षा, समाज में नेतृत्व क्षमता का विकास और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने झूठा प्रचार करने वालों की निंदा करते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कॉलेज इकाई अध्यक्ष आर्यन बेलवाल जी और विद्यार्थी परिषद हल्द्वानी इकाई द्वारा आज कॉलेज और नगर इकाई का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों ने नगर मंत्री के रूप में धीरज बिष्ट जी और कॉलेज इकाई अध्यक्ष के रूप में आर्यन बेलवाल जी को नवीन दायित्व की घोषणा की गई है। साथ ही शिक्षकों में नगर प्रमुख के रूप में डॉक्टर गोपाल सिंह कोनिया जी आज नगर अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। तो आज इन सभी घोषणाओं की यहाँ पर घोषणा हुई है। मेरा नाम धीरज गढ़गोटी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नैनीताल। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वर्तमान समय में एक ही संभावित प्रत्याशी तैयारी कर रहा है, अभिषेक गोस्वामी, जो विगत 8 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलग अलग दायित्वों का निर्वहन कर चुका है। तो वर्तमान में अभी एक ही संभावित प्रत्याशी है। अगर समाज में इस प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति अथवा इस प्रकार की कोई अफवाहें फैला रहा है तो स्पष्ट शब्दों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या जो हमारा संगठन है वो पूर्ण रूप से इसके प्रति कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है छात्रों के बीच में पूरे वर्ष भर जो है काम करता है। चूँकि हमारा चुनाव लड़ना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, ये भी एक हमारे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी परिषद अपने प्रत्याशी उतारता है। अभी
प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। अभी डेट तारीख तय होते ही हम लोग अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। अभी जो एक प्रत्याशी मात्र अभी संभावित जो है वो तैयारी कर रहा है, अभिषेक गोस्वामी, तो वो तैयारी कर रहा है अभी। अब टिकट की घोषणा अभी बाद में होगी जब डेट निर्धारित हो जाती है। अभी तो विद्यार्थी परिषद का ऐसा कोई विचार नहीं है। और कुछ समाज में ये सुनने को आ रहा है कि किसी अन्य छात्र को जो है कुछ लोग जो है विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी बता करके समाज और छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा करता है। क्या नाम है आपका? बलराम प्रसाद, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष। चंपावत जिले में अवैध खनन सामग्री परिवहन और ओवरलोडिंग पर खनन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। लोहाघाट में चेकिंग अभियान के दौरान 2 डंपरों पर 65,000 रुपए का चालान काटा गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर देवलराड़ी बैंड में चेकिंग की गई। इस दौरान अवैध खनन सामग्री लेकर जा रहे 2 डंपरों को रोका गया। एक वाहन में 2 टन और दूसरे में 5 टन ओवरलोडिंग पाई गई। आज ये एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है आरटीओ विभाग और खनन विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें 2 गाड़ियों के द्वारा अवैध रूप से सामग्री लिए जाने पर, रवन्ना से अधिक सामग्री लिए जाने पर और ओवरलोडिंग किए जाने पर 2 में चालान किया गया। एक में 34,000 का चालान किया गया और एक में 31,000 का चालान किया गया है। और जो यहाँ पे वाहन चालक है, इन्हें निर्देशित किया गया है कि वाहन सामग्री को जब भी ये परिवहन करें तो इसे ढक के परिवहन किया जाए और ये है कि जितना इनके रवन्ना में मात्रा है उतनी लेके लाते हुए ओवरलोडिंग का अवॉइड किया जाए। आज ये NH9 पर हमने पिथौरागढ़ चंपावत जो हाईवे है, इसमें देवराड़ी बैंड के निकट दो गाड़ियां जो ओवरलोडेड थी उन्हें चेक किया है, जिसमें एक गाड़ी में 2 टन माल ओवरलोड है और दूसरी गाड़ी में 5 टन माल ओवरलोड है, जो रवन्ने से भी डिफरेंट है। कांटा पर्ची में भी अंतर पाया गया। तो मौके पर हमने दोनों गाड़ियों का चालान किया है ओवरलोडिंग में, और इनके परमिट और DL हमने इम्पाउंड किए हैं। परमिट को हमने इसको अग्रिम कार्रवाई हेतु हम इसको हम RTA हेतु भेजेंगे और DL में सस्पेंशन के लिए हमें इसके लिए लिख करके भेजेंगे। तो लगातार हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, मेरी सभी वाहन चालकों से जो माल वाहन है उनसे अपील है कि जब भी ये भवन निर्माण सामग्री लेकर आते हैं तो वो उसे ढक कर लेते हैं। रामनगर में वाहन स्वामियों ने 18 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसमें कॉर्बेट पार्क में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन स्वामियों का आरोप है कि रामनगर में सहायक परिवहन अधिकारी का कार्यालय होने के बावजूद वाहनों की फिटनेस हल्द्वानी से कराई जा रही है। इससे न केवल समय और धन की बर्बादी हो रही है, बल्कि निर्धारित शुल्क से कई गुना ज्यादा वसूला जा रहा है। संयुक्त वाहन यूनियन की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 सितंबर से सभी व्यावसायिक वाहन बंद होंगे। सिर्फ एम्बुलेंस, दूध और स्कूल की बसों को छूट दी जाएगी। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो इन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान वाहन स्वामियों ने परिवहन विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नाम रेहान खान है, मैं जिम कॉर्बेट टैक्सी यूनियन से अध्यक्ष हूँ। इसमें पिछले हम 1.5 महीने से मेहनत आंदोलन सब कर रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, रामनगर के अंदर ART होने के बाद पहले जैसे फिटनेस कमर्शियल वाहन की होती थी वो इन्होंने अचानक से बंद कर दी है, और बंद करने के साथ साथ उसमें 4 से 5 गुना जो वृद्धि करी है, ये सीधे सीधे कमर्शियल वाहन स्वामी की जेब पे डाका है। और ये डाका और ये भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि पता ये लगा है इसमें पहले क्या होता था, 2 से 3 हजार की फिटनेस होती थी, वो फिटनेस की अब भी इतने की कट रही है, लेकिन ये जो 10-12 हजार हुआ है, ये पैसा जा किसकी जेब में रहा है। इस भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये सरकार अपनी शासन प्रशासन जो भी ये गलत नीति बनाई है इनको वापस ले। अभी हमने यहाँ पे रामनगर की संयुक्त जितनी भी यूनियन है, ट्रक, डंपर, ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, जिप्सी, बस, जितनी भी यूनियन है सब यहाँ पे इकट्ठा है, और सबकी एक राय ये बनी है, आने वाली 18 तारीख को हम रामनगर में संचालन बंद करने जा रहे हैं कमर्शियल वाहन का, जिसमें हमने इमरजेंसी सेवा के लिए आपकी एम्बुलेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, स्कूल वाहन से कोई मतलब नहीं है, और जो दूध की गाड़ी होती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी शहर के अंदर बाहर से आने वाली कोई भी गाड़ी, चाहे वो टैक्सी हो, बस हो या कोई भी कमर्शियल वाहन, रामनगर में 18 तारीख के बाद 18 तारीख को ना आए, क्योंकि अगर आएगा तो उसे हमारे द्वारा रोक दिया जाएगा।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाई जा रही है। हल्द्वानी में भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। तिकोनिया स्थित पंत पार्क में महापौर गजराज बिष्ट समेत जनप्रतिनिधियों और समिति के पदाधिकारियों ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए उनके योगदान को याद किया। आपसे निवेदन हुआ कि माल्यार्पण करने की कृपा करें। परितोष पंजीयनता दे भारत रत्न थे, देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, जिसे आप पूरे देश में और विशेषकर उत्तराखंड प्रदेश में आदरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प आज उत्तराखंड का हर प्रत्येक वासी, प्रत्येक जन ले रहा है। उन्हीं के कारण हम सब लोग आज ये देश आज़ाद भी हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश तब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इसका नाम पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर उन्होंने इसका नाम को रोशन किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और उनके जो परिवारजन हैं उन सबको आज उनके 138वीं जयंती पर बहुत बधाई भी देता हूँ, श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा दुकानों पर संपत्ति कर लगाए जाने का विरोध किया। व्यापारियों ने मेयर गजराज बिष्ट से मुलाकात कर इस पर रोक लगाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि गौला नदी में खनन मंदा होने और बागेश्वर में खड़िया खनन बंद होने से कारोबार पहले से ही प्रभावित है। ऐसे में दुकानों पर संपत्ति कर लगाना उनके साथ अन्याय होगा। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने मेयर से आग्रह किया कि इस कठिन समय में व्यापारियों को राहत दी जाए। व्यापारियों को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म करने की पोजीशन पर लगी हुई है गवर्नमेंट। कोई काम नहीं है, हम लोग काम से मतलब आज जब कोरोना टाइम से काम की बिल्कुल पोजीशन खत्म है। खरिया बंद, गोला बंद, अभी ये पहाड़ बरसात की आपदा आई इससे परेशान, ऊपर से फिर ये टैक्स का मसला रख दिया। कारोबार बिल्कुल ना के बराबर है, 0 पॉइंट पर है। यही लेकर आए थे मेरे साहब के पास, साहब इसको टैक्स को अभी रोक दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोगों को अपने ही खर्चे करने भारी हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखो हम अच्छा देखते हैं, बात करते हैं, नहीं होती फिर हम आपस में मीटिंग करके फिर कोई स्टेप दूसरा लेते हैं। नफीस मांग यही थी कि जो हमारे पास ये अभी ये कर लगाया गया है इसको भाई माफ़ किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इतनी स्थिति नहीं है कि उसको जो है हर आदमी सर्वाइव कर सके उसको जो है। तो इसीलिए हम उनके लिए आए थे कि भाई इसको जो है क्षमा किया जाए, इसको कर को जो है। तो अभी मेयर साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आगे कोई रणनीति और बनती है तो फिर आगे जो हिसाब से देखा जाएगा जो भी हो। अभी फिर उसके बाद जो मीटिंग अभी होगी हमारी, फिर जैसा आगे। मेरा नाम इंद्र कुमार भटियानी, संरक्षक ट्रांसपोर्ट व्यापारी एसोसिएशन। पहले ये पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में नोटिस बांटे गए थे संपत्ति कर को लेके। अब उसमें आज हमने प्रदर्शन भी किया था। फिर आज माननीय मेयर साहब के पास आए कि हम लोगों ने अपनी पीड़ा इनको बताई कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की पिछले कई सालों से बहुत बुरा हाल है। कारोबार दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। फाइनेंशियली फाइनेंशियल पोजीशन बहुत पुअर है ट्रांसपोर्टर की। टैक्स देने के बिल्कुल सक्षम नहीं है वो, मतलब इतना भार है कि उसके बाद क्या है कि पहाड़ों में खड़िया बंद हो गई। गोला खनन का काम भी बहुत मंदे दौर से गुजर रहा है। हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र में इसके अलावा कोई जरिया भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ये नहीं है कि आदमी यहाँ से खड़िया की आवक जाना और आना लगा रहता है। लेकिन बागेश्वर ज़िले की खड़िया बंद होने से पूरे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में फ़र्क पड़ा है। और हम लोग आज कई दुकानों की दिन भर में मेरे ख्याल से बोनी भी नहीं हो पाती है। पूरे शहर 865 दुकानदार हैं, जिसमें ज़्यादातर शहर के ही दुकानदार वहाँ पे बसे हुए हैं। और वो बेचारे अपना खर्चा भी निकालना उनको मुश्किल हो गया। साहब से हम मांग करने आए हैं कि मैंने कहा ये साहब जो आपने टैक्स की हमें ये लेटर भेजे हैं इसको वापस लिया जाए। हम बिल्कुल सक्षम नहीं है देने के, और एक भी दुकानदार देने के लिए
इच्छुक भी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है, कह रहे थे देखेंगे, अब अभी तो कोई, अब उसके बाद अगला स्टेप फिर सब व्यवसायियों को इकट्ठा करके अगली रणनीति तय की जाएगी। प्रदीप सवरवाल, अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन। इस हल्द्वानी नगर निगम में रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि निगम चलाने में, निगम के काम में, निगम द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें हम आप सबका सहयोग चाहिए, सभी लोगों का, वो छोटे व्यापारी हों, बड़े व्यापारी हों, और निगम हमेशा आपके साथ खड़ा है। उनको भी यही कहा है कि उन्होंने बहुत सारी अपनी समस्याएं बताई हैं। मैंने कहा कि मैं 7 फरवरी से मैं मेयर बना हूँ, अभी तक आप किसी समस्या को लेकर मेरे पास आए नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि जितनी भी आपकी समस्या है ट्रांसपोर्ट नगर की, उन सभी समस्याओं को लिखकर एक बार मुझे दें। निश्चित रूप से उसमें से जितनी भी समस्याएं धीरे धीरे उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैंने केवल इतना ही उनसे निवेदन किया कि जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, सभी से निवेदन किया कि वो इस निगम को चलाने में, निगम के विकास में, निगम जो हल्द्वानी क्षेत्र को और अधिक विकसित करना चाहता है, विकास करना चाहता है, उन सब में सभी व्यापारियों को हमको सहयोग चाहिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब पर्यटकों के लिए फुल डे सफारी शुरू हो सकती है। कॉर्बेट प्रशासन ने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। कॉर्बेट पार्क निर्देशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया, अभी सिर्फ सुबह और शाम की 2 पालियों में सफारी कराई जाती है, लेकिन अनुमति मिलने पर पर्यटक सुबह से शाम तक जंगलों में रह सकेंगे, वन विश्राम गृह का उपयोग कर पाएंगे और दोनों समय की सफारी का आनंद उठा सकेंगे। वहीं पर्यटन व्यवसायी संजय छिमवाल ने कहा कि फुल डे सफारी से न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार और शासन को राजस्व का लाभ मिलेगा। देखिए, आप अवगत हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमारे यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग 2 समय सफारी की जाती है, जो दैनिक भ्रमण जिसको कहा जाता है। परंतु लगातार कई लेवल से पर्यटकों के द्वारा, जो हमारे यहाँ पर्यटन व्यवसायी हैं उनके द्वारा एक डिमांड की जाती थी कि इसको फुल डे सफारी भी एक की जाए, जिसमें कि जो टूरिस्ट हैं उनको पूरे दिन जंगल के अंदर रहने का मौका मिल सके। हमारे द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव बना के भेजा जा रहा है उच्च स्तर को, जिसमें अनुमति प्राप्त होने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फुल डे सफारी की जाएगी। इसके अंतर्गत जो पर्यटक अंदर जंगल के अंदर प्रातःकालीन सफारी में जाएंगे, उन्हें वहां पर रेस्ट हाउसेज में दिन में रुकने का मौका दिया जाएगा और शाम की सफारी करके वापस आएंगे। तो इस तरह उनके पास 2 सफारी करने का और बाकी समय जो है वो हमारे जो रेस्ट हाउसेज है जंगल के अंदर, उनमें अपना समय व्यतीत करने का मौका मिले। देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब तक ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी परमिटों की, तो कॉर्बेट में फुल डे सफारी हुआ करती थी और उसमें पर्यटक निर्धारित समय में सुबह और शाम की पाली में अंदर ही रहकर सफारी कर सकते थे। परंतु जब से ऑनलाइन व्यवस्था चालू हुई तो ये फुल डे सफारी बंद कर दी गई थी। इसमें हमने प्रशासन से बार बार ये मांग की थी कि इसको सुचारू किया जाए, क्योंकि उसमें कई लोग हमारे जो पक्षी अवलोकन वाले होते हैं या फिर जिनको नेचर में ज्यादा रहना पसंद है, वो इसको चाहते हैं। तो इससे सभी को फायदा होगा, सरकार को राजस्व की इससे वृद्धि होगी, स्थानीय लोगों में जो है रोजगार बढ़ेगा और जो पर्यटक हैं वो जंगल में अधिक समय बिता पाएंगे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में जहां भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, आज अनाज मंडी स्थित पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दिया। गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन पर मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, देशभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। वो एक ऐसे स्तंभ थे जिसकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष अच्छी तरफ जा रहा है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल में डाल दिया उन्होंने। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अच्छे कार्य करें, समाज हित में कार्य करें, देश रक्षा के लिए कार्य करें, उनकी भावनाओं से जुड़े, अपने परिवार में उनके इतिहास को बताएं, यही मेरी शुभकामना है। गोविंद बल्लभ पंत जी का 148वां जन्म दिवस समारोह यहाँ पर मंडी के पंत पार्क में आयोजित किया गया है और मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और हमारी कोशिश रहेगी कि उनके जो जीवन दर्शन है और जो उनके निर्देशक सिद्धांत रहे हैं, हम उनका अपने जीवन में पालन करें। तो
मैं राष्ट्र के उस सपूत को, उत्तराखंड के देवता को नमन करता हूं उनके जन्मदिवस पर। मैं तो वर्तमान अपनी युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो विश्व चल रहा है वो बहुत अशांति की तरफ बढ़ रहा है और मुझे बहुत चिंतित हूं मैं व्यक्तिगत रूप से भी। पहले बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, आज नेपाल। आज इस प्रकार की जो क्रांति वहां पर हो रही है, जो युवा वर्ग अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? मात्र एक भ्रष्टाचार। क्योंकि जब जब किसी की भावनाओं पर ठेस लगती है, युवाओं पर जब कुठाराघात होता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो हथियार की तरफ भागने लग गया है। सोशल मीडिया का समय, बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तित हुई तो नौजवान आके सत्ता में बैठे, श्रीलंका में हुई तो नौजवान आके बैठे, आज नेपाल में जो युद्ध हो रहा है, जो क्रांति हो रही है, उसमें भी युवा है। मात्र उसका मेन कारण है भ्रष्टाचार। हम उन सीमाओं से लगा हुआ हमारा मुल्क है। मैंने तो आज अधिकारियों से अनुरोध किया है, ईश्वर ने जो आपके लिए निर्धारित किया था वो आपको मिलता है और मिलता रहेगा। इस देश से जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, ये क्रांतियां जन्म लेती रहेंगी। पहले अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इन देश के शहीदों ने लड़ाई को लड़ा था। वर्तमान में कहीं ऐसा ना हो कि भारत को भी एक पुनः क्रांति से जूझना पड़े। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती पर कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि एवं सैन्य कल्याण मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्र भारत के महान राजनेता, दूरदर्शी प्रशासक और कुशल संगठनकर्ता थे। उनका संघर्ष और राष्ट्र सेवा का जज्बा हम सबके लिए प्रेरणा है। आज हरित क्रांति के जनक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 138वीं जयंती है और आज सुबह सबसे पहले मैंने पंतनगर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद एक विद्यालय में प्रोग्राम था, उसमें मैं गया। आज भारत जहां 1 अरब 40 करोड़ लोगों की आपूर्ति करने के बाद 80 से अधिक देशों को अन्न सप्लाई कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री जी उसका श्रेय जाता है, वहीं पंत जी का भी योगदान उसमें कम नहीं है। जिस हरित क्रांति की शुरुआत आपने की थी, यहाँ पर पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना आपने की और उन्होंने जब कहा था, उन्होंने कहा हमें शोध पे जाना चाहिए और उसके परिणाम ये हुए कि नए नए शोध हुए और आज हमारी उपज बढ़ रही है। चाहे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे सरदार पटेल के बाद की मृत्यु के बाद केंद्र में गृह मंत्री के रूप में जो आपने काम किए हैं, वो लेखनीय है, अविस्मरणीय है। आपको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। मैं इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और क्योंकि पंतनगर की स्थापना उन्होंने की थी, मैंने यहाँ पर वहाँ के प्रोफेसर संस्कृत से कहा कि जिस प्रकार 1960 में जब इसकी स्थापना हुई, एशिया का ये पहला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट था और नंबर 1 भी था, तो हमें फिर उस स्थान पर पहुँचाना है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस संस्थान को भी आगे लेके जाएंगे।